के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तराखंड में सरकार बिना बीजेपी का सपना अधूरा। 2017 चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान। माया मौर्य में छिड़ी जुबानी जंग, गद्दार कहे जाने पर मौर्य बोले सम्मान करना नहीं जानती माया और लोगों के पार्टी छोड़ने का दावा। मुख्तार पर अखिलेश की दो टूक, कहा पार्टी में नहीं रहेंगे मुख्तार अंसारी। मुख्तार की कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय पर दिखाई थी नाराजगी। आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को एम्स भेजने का आदेश। मेडिकल टीम की रिपोर्ट पर बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। हत्या के आरोप में काट रहे जेल की सजा। और डोनाल्ड ट्रंप कैंप ने हिलेरी क्लिंटन पर लगाया सनसनीखेज आरोप। भारतीय नेताओं व संस्थाओं से पैसे लेने का आरोप। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के एवज में लिए पैसे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बद्रीनाथ में कहा कि भले ही पूरे देश में बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में सरकार के बिना हमारा सपना अधूरा है। इससे पहले शाह ने करीब आधा तक विशेष पूजा करके भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ में दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आपदा के बाद राज्य में आई अव्यवस्थाओं को दूर किया जाएगा। यहां सड़कों को दुरुस्त करके लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। कार्यकर्ताओं से 2017 के चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। शाह ने कहा, मेरे भ्रमण के दौरान मौसम को लेकर संशय जाहिर किया जा रहा था। प्रभु इच्छा से मैंने दर्शन किए। मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो किसी को सम्मान देना नहीं जानती। बीएसपी के सभी कार्यकर्ताओं को मायावती ने अपमानित किया है। मौर्य ने कहा कि मेरे कारण उन्होंने निकाले गए विधायकों को पार्टी में वापस बुलाया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी टिकट की नीलामी कर रही है तो अभी और भी लोग पार्टी छोड़ेंगे। मैंने अपने विधायकों को बीएसपी की मीटिंग में भेजा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी विधायक दल की बैठक में मायावती ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गद्दारी की सजा कुशवाहा समाज को नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्वार्थ की वजह से बीएसपी को छोड़कर गए। उनके जैसे गद्दार लोगों के साथ समाज नहीं गया, वो अकेले गए हैं। भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा में बंद पूर्व आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद मो शहाबुद्दीन को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने शहाबुद्दीन को इलाज के लिए एम्स भेजने के आदेश का पत्र जेल प्रशासन को भेज दिया है। शनिवार से शहाबुद्दीन को एम्स भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में मोहम्मद शहाबुद्दीन को एम्स भेज दिया जाएगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन को 19 मई को सिवान जेल से केंद्रीय कारा लाया गया था। कमर दर्द से परेशान शहाबुद्दीन की परेशानी बढ़ने पर पटना से आई मेडिकल टीम ने जांच के बाद एम्स भेजने की सलाह दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के मुद्दे पर पहली बार खुले लहजे में कहा कि वो ऐसे लोगों को दल में नहीं चाहते और मुख्तार उनकी पार्टी में नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, ये फैसला मैंने नहीं लिया था। मुझे प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से जिस प्लेटफॉर्म पर कहना होगा मैं कहूँगा। मैंने कह दिया ना कि मुख्तार नहीं होंगे हमारी पार्टी में। मालूम हो कि हत्या समेत कई जघन्य मामलों में अरसे से जेल में बंद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल की अगुवाई वाले कौमी एकता दल का सपा में विलय कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अखिलेश इस कदम से खासे नाराज बताए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर आरोप लगाया है कि वो भारतीय राजनेताओं व संस्थानों से फंड प्राप्त कर रही है। उनके चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित कराए गए दस्तावेज में कहा गया है कि ये फंड उन्हें भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के एवज में दिया जा रहा है।
ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए 35 पन्ने का एक बुकलेट प्रकाशित कराया है। हालांकि ये बातें पहले से भी आम जनों में लंबे समय से चर्चा में रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलेरी क्लिंटन पूर्व में भी कई बार इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। इमरजेंसी के 41 साल पूरे होने पर दिल्ली बीजेपी का एक डेलीगेशन शनिवार को तिहाड़ जेल पहुंचा। डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने दिल्ली में आपातकाल से संबंधित संग्रहालय बनाने तथा उस दौरान जेल जाने वालों के परिवारों को पेंशन देने की मांग की। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। बीजेपी सांसद विजय गोयल इस समय हमारे साथ हैं। सर, आप तिहाड़ जेल आए हैं, इमरजेंसी को लेकर पूरी सरकार मैसेज देने की कोशिश कर रही है, क्या मैसेज है ये? देखिए, आज की न्यू जनरेशन को इमरजेंसी का नहीं पता है, आपातकाल का नहीं पता, क्योंकि उसको 41 साल हो गए, एक पूरा बदलाव आ गया है जी। इसलिए उनको ये बताना जरूर है किस तरह से कांग्रेस के राज में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा के सारे अधिकार ले लिए थे और वो तानाशाह बन गई थी। जेलों के अंदर लोगों को, हजारों लाखों लोगों को ठूस दिया गया था, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, दुकानों के ऊपर भी अंकुश लग गए थे और लोगों को कुछ भी बोलना, लिखने, पढ़ने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो आज हमने याद दिलाई है ताकि नई जनरेशन इस चीज़ को जाने और देखे। हमने 2 मांगे की हैं। एक तो जो आपातकाल में बंदी थे, दिल्ली के बंदियों को भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरह पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुतों के घर बर्बाद हो गए थे। और दूसरा, एक म्यूजियम, एक संग्रहालय बनना चाहिए जिसमें आपातकाल से संबंधित सारे दस्तावेज और सारी चीज़ें हों, जो नई जनरेशन को बताएंगे कि इस देश को, लोकतंत्र को कभी भी कोई भी आदमी चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे। आपका ये कार्यक्रम, लास्ट सवाल है सर मेरा, आपका ये कार्यक्रम ऐसे समय पे हो रहा है जब पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इमरजेंसी का नाम लेते ही पंजाब चुनाव अपने आप में, इस देश में हर रोज चुनाव होते हैं, इसलिए चुनावों से किसी बात को मत जोड़िए आप जाके। इसका सीधा संबंध है और उस समय सब पार्टियों के नेता गए थे। ये एक संदेश देता है, कोई भी आदमी तानाशाह बनने की कोशिश ना करे, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ना करे। ये थे हमारे कहना है कि उनके इस पूरे प्रयास का केवल एक संदेश से है कि कोई भी आदमी तानाशाह ना बने, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ना करे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। वहीं इस मसले पर इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार हुए सुधीर मान ने कहा कि आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को 19 महीने तक जेल में यातनाएं दी गई थी, जिससे बहुत से परिवार बर्बाद हो गए। सुधीर मान इस दौरान गिरफ्तार होने वाले सबसे कम उम्र के शख्स ने वे उस वक्त महज 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। बीजेपी का एक डेलीगेशन इमरजेंसी में की याद को लेकर आज तिहाड़ जेल आया हुआ है। उसी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुधीर मना जी। सुधीर मना जी, क्या यादें रही आपकी यहाँ को, तिहाड़ को लेकर? और बताइए जा रहा है कि उस वक्त सबसे कम उम्र के जो बंदी थे वो आप थे। जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी के सत्याग्रह जब हमने किया यहाँ पर, तो बोलने की जो स्वतंत्रता खत्म थी, अपनी बात को रखने का जो अधिकार था, वो सब प्रकार से 1975 में आपातकाल में निरस्त कर दिया गया था। तो उस कारण से हम सत्याग्रह कर इस जेल में आए और लगातार जो 3.5 महीने हम यहाँ पर रहे, तो अन्य प्रकार की सारी जो बातें थी, कुछ अच्छी व्यवस्थाएं तब नहीं थी। आज उसके निमित्त हम आए कि देखें भी कैसा वो है, प्रशासन से अनुमति लेकर, और हमने सारा अपना जहाँ जिन वार्डों में हम रहे उनकी यादें हमने ताज़ा की हैं। कि उसमें संदेश ये था कि आगे आने वाला जो समय है, 40-41 साल वर्ष होने जा रहे हैं, नई जनरेशन आई है, उसे इस बात की अनुभूति रहे कि कम से कम उन्हें इस देश में आपातकाल ना लगे, और जिस प्रकार से अत्याचार आपातकाल में हुए उसका थोड़ा सा याद कराने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। 40 साल पहले आप जेल में थे, आज भी आपने जेल देखी, कुछ चीजें बदली या सब व्यवस्था जिसकी तस? नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब हम इस जेल में आए थे तो शायद भोजन की भी उपलब्धता नहीं होती थी। जब हमें दूध मिलता था, कोई 100, 200, 250 ग्राम के लगभग प्रतिदिन का हमें दूध मिलता था, तो उसमें जहाँ के वार्डन ही उसे पानी, जब दूध आता था तो उसमें पानी मिलाकर पिलाया करते देते थे। तो उस दौरान फिर जब प्रशासन से बातचीत इस बारे में, भोजन कोई अच्छा नहीं होता था, अलग अलग प्रकार के भोजन और ठीक नहीं होता था, तो जो राशि हमारे लिए अलॉट होती थी, भाई जैसे 6 रुपये कुछ पैसे का शायद वो उस वक्त प्रोविज़न था, तो वो
पैसे को सामूहिक राशन हमें दे देते थे, हम कार्यकर्ता स्वयं मिलकर उस भोजन को बनाते थे और स्वयं खाते थे, इस प्रकार का था। लेकिन आज वर्तमान में देखा तो व्यवस्थाएं बहुत अलग हैं। अभी हम कुछ ऐसे जो कैदी थे जो आज वहाँ पर म्यूजिक का कार्यक्रम भी कर रहे थे, बड़े अच्छे थे भाई और अच्छे परिवारों से मुझे लग रहे हैं, किस क्या कारण से आए हैं वो नहीं, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था है मुझे लगता है कि काफ़ी सुंदर और व्यवस्थित है। मेरा आखिरी सवाल आपसे सुधीर जी, तब तो इमरजेंसी की बात रही थी और इमरजेंसी का नाम लेते एक तरह से पंजाब दिमाग में आता है। दिल्ली में भी सिखों की अच्छी खासी संख्या है और कहा यह जा रहा है कि पंजाब में चुनाव है तो बीजेपी शायद इस मुद्दे को भुनाने की, इमरजेंसी के मुद्दे को बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। नहीं, इसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति बात है। वास्तव में हम हर वर्ष आपातकाल पर कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। प्रशासन की पहले भी एक बार आना हुआ था यहाँ पर, तो अब जब प्रशासन की अनुमति इस बार मिली है तो प्रशासन की अनुमति के माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन हर वर्ष हम कोई ना कोई कार्यक्रम इसके माध्यम से करते हैं 25 जून को, और लगातार वो कार्यक्रम होते हैं। आने वाली जनरेशन को ये याद रहे कि आपातकाल इस देश में लगा था, लोकतंत्र की हत्या हुई थी, वो पुनः ना हो, व्यक्ति की पूरी आज़ादी बने रहे, तो ये उसके पीछे सारा भाव है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधीर मना जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि चुनाव से इसका लेना देना नहीं है। हर साल वो आपातकाल की याद के लिए तिहाड़ जेल आते हैं और प्रशासन से अब इन्हें अनुमति मिली है, इसलिए ये अब आए हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में शनिवार को अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती को 12,000 वोटों से जीत हासिल हुई है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हिलाल शाह अहमद को हराया। कांग्रेस उम्मीदवार ने बिना सील के ईवीएम मिलने पर हंगामा किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए वोटों की गिनती रोकी गई। अनंतनाग से चुनाव लड़ रहे 8 उम्मीदवारों से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के हिलाल अहमद शाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिखार हुसैन मिसकर शामिल थे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो सकता है और इस दौरान जीएसटी व कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाएंगे। नकवी ने कहा, पहले ऊपरी सदन में बीजेपी और इसके सहयोगी सांसदों की संख्या एक समस्या थी, लेकिन चूंकि हाल के राज्यसभा चुनाव में हमने सदन में अपनी संख्या बढ़ाई है, लिहाजा इस बार जीएसटी सहित सभी महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा में अकेले बीजेपी के पास 54 सदस्य हैं और सदन में एनडीए सदस्यों की कुल संख्या 62 हो गई है तथा 10 अन्य निर्दलीय सदस्यों ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन जाहिर किया है। नकवी ने कहा, जहां तक जीएसटी का सवाल है तो कांग्रेस के अधिकांश सदस्य इसके पक्ष में हैं। संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को पुलिस नाटकीय अंदाज में उठाकर अपने साथ ले गई। जिस समय दिनेश मोहनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां आए और उन्हें जबरन खींचते हुए अपने साथ ले गए। मौके पर मीडिया के कैमरे थे और अफरा तफरी की स्थिति मच गई थी। पुलिस मौके पर पूरी तैयारी के साथ आई थी। पुलिस अधिकारियों ने कोई भी बयान नहीं दिया। विधायक यही कहते रहे कि पुलिस ये ज्यादती कर रही है। उन्हें गिरफ्तारी या थाने में पेश होने का कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया था। दिल्ली के संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया पर नया आरोप लगा है। इस बार एक बुजुर्ग ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। 4 दिन पहले भी दिनेश मोहनिया पर संगम विहार से महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने रॉबर्ट वाड्रा को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वाड्रा राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने से बाज आए और जेल से बचने पर ध्यान दे। रॉबर्ट वाड्रा ने स्वामी से पूछा था कि क्या वेटर होना सम्मान का काम नहीं। दरअसल स्वामी ने शुक्रवार को जब अरुण जेटली कोट और टाई लगाकर बीजिंग में मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी को राय दी कि वे अपने मंत्रियों के लिए एक ड्रेस कोड तय कर दे, क्योंकि कोट और टाई में वो लोग विदेश में वेटर जैसे लगते हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर स्वामी ने लिखा, बीजेपी की तरफ से हमारे मंत्रियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो विदेश में पारंपरिक और आधुनिक भारतीय कपड़े पहने। कोट और टाई में वह लोग वेटर जैसे लगते हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।